तो कल अपन ने समझा था कि मतलब कोई भी लेजर खोलते हैं तो संबंधित ग्रुप सही दिया जाना चाहिए। प्रॉपर यदि ग्रुप दिया जाता है तो उसकी रिपोर्टिंग वगैरह सब सही मिलती है। कोई भी लेजर खोलें किसी न किसी ग्रुप का पार्ट ज़रूर होता है वो, है ना? तो अपन राम का अकाउंट खोला तो राम, यदि कस्टमर है अपना तो सनी डेटर्स में डाल देंगे। तो दूसरे अपन खरीदा करते हैं तो सनी क्रेडिटर्स में डाल देंगे। मालिक है तो कैपिटल में डाल देंगे। लोन दिए तो अनसिक्योर्ड लोन या सिक्योर्ड लोन तो जैसा भी उसमें डाल देंगे। यदि लोन दिया है किसी को तो लोन एंड एडवांस में डाल देंगे। इस तरह के काफ़ी सारे ग्रुप जो अकाउंटिंग की रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग जो टैली में बने हुए हैं उनके अंतर्गत भी बनाया जा सकता है। आप चाहें तो उसकी और रिपोर्टिंग के लिए सब ग्रुप और बना सकते हैं। जैसे अपन ने कल एक एग्जांपल दिया था, जब कस्टमर की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो लोग उसको और भी डिवाइड कर देते हैं कि ये अपने बीकानेर के हैं, जयपुर के हैं, जोधपुर के हैं, या बीकानेर में ये व्यास कॉलोनी के हैं, बड़े बाजार के हैं, या अलग अलग जगहों के हैं, तो उनको और उप विभाजन किया जा सकता है ना? तो ये अपन क्रिएट के अंदर अपन नया बनाते हैं और अल्टर के अंदर अपन इसको परिवर्तित करते हैं, है ना? अब लेजर करना हो चाहे ग्रुप करना हो ना, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ये अपन ने कल सीखा था। आज अपन बात कर रहे हैं कि ये तो ठीक है, अपन एक प्रारंभिक काम हो गया। वेरीफाइड जब अपन किसी भी फर्म का काम करते हैं तो सबसे पहले अपन ओपनिंग बैलेंस, पिछले साल की बैलेंस शीट उसका आधार रहता है ना? तो पिछले साल की बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस के आधार पे इस साल के ओपनिंग बैलेंस अपन डाल देते हैं। तो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था, वही साल का ओपनिंग बैलेंस हो गया। वो अपन सबसे पहले कर देते हैं। उसके बाद में अपन रूटीन का वर्क शुरू करते हैं, रूटीन का कार्य शुरू करते हैं। वो होता है वाउचर्स के माध्यम से। तो लेन देन की जो एंट्रीज है वो वाउचर में की जाती है ना? तो वाउचर के अंदर उन एंट्रीज को किया जाता है ना? तो आप देखिए, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किनारे कुछ बटन आपको, जैसे वाउचर पे आपने क्लिक किया, किनारे कुछ बटन आपको नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले बटन आ रहा है डेट, है ना? तो टैली में एक सामान्य शॉर्टकट है डेट के लिए F2। अब कहीं पे भी जब भी डेट चेंज करना हो तो F2 हमेशा रहता है। मैं F2 दबाता हूँ तो सीधा डेट के लिए आ जाता है। वर्तमान डेट इसकी 1 अप्रैल थी, नेक्स्ट 2 तारीख आ गई इसमें ना। तो टैली में ये भी एक बड़ी विशेषता, टैली में हर जगह आपको सिंप्लिसिटी प्रदान करता है। आपने बहुत सारे वेबसाइट वगैरह भी देखी होगी, सॉफ्टवेयर भी देखे होंगे, उसमें डेट एक विशेष पैटर्न पे डालनी होती है ना? तो टैली में आपका पैटर्न काम आ जाएगा। आप जिस भी पैटर्न पे डालना चाहते हो, मैं केवल 5 तारीख 5 लिख के एंटर कर देता हूँ तो भी ये डेट ले लेगा, 5 तारीख ले लेगा, है ना? मैं फिर F2 करता हूँ तो 5 के नेक्स्ट 6 दिखा देगा। मैं मान लीजिए 8/6 कर देता हूँ, तो उसका मतलब क्या होगा? तो 8.6 कर दिया तो भी ले लेगा। 8/6 कर देंगे तो भी ले लेगा। ये महीना, डेट और महीने का नाम इस तरह कैसे भी डिफ्रेंशिएट करके डाल सकते हैं। तो यहाँ तक कि स्पेस करके भी डाल सकते हैं। तो 8 जून हो जाएगा, इसका मतलब 8 जून हो जाएगा, है ना? अब देखिए ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं, ये डेट हमेशा ऊपर रहती है, डेट और डेज दिखाई देता है। तो डेट का एक बड़ा सिंपल सा पैटर्न है, आप कैसे भी लिख दीजिए ना। अब केवल एक 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 अक्षर लिखते हैं, मान लीजिए ये लिखा, तो उसी महीने की वो तारीख आ जाएगी ना। तो वर्तमान जो महीना जो चला उसी महीने में वो तारीख आ जाएगी। साथ में अपन महीना भी लिखना चाहते हैं, अब कैसे भी लिख दीजिए, चाहे ऑब्लिक लगा दीजिए, डॉट लगा दीजिए, डैश लगा दीजिए, स्पेस दे दीजिए और शब्दों में लिख दीजिए, है ना? जैसे मैं लिखूँ 3JUL, मैं 3 जुलाई करना, ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ। शब्दों में भी लिखें तो भी ले लेगा। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 03 07 ऐसा ही लिखना पड़ेगा। तो ये कोई फिक्स पैटर्न है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। आप जीरो का उपयोग लें या ना लें, आप एक सामान्यता समझ में आना चाहिए कि लिखने का पैटर्न लोगों का अलग अलग होता है। तो टैली उसको बाध्य नहीं करता कि टैली में तो इसी तरह से ही लिखना पड़ेगा, बाकी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बाकी मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे हैं उसमें फिक्स पैटर्न भी होता है ना? किंतु टैली ने हर जगह सिंप्लिसिटी आपको दी है। तो टैली में आप एक बड़ा सिंपल सी डेट, आप जैसे आप सोचते हैं वैसे आप डेट डाल दीजिए। और यहाँ तक कि आप, जैसे मैं लिखता हूँ TODAY, टुडे लिख दिया मैंने, है ना? तो आज की डेट अपना आप ले लेगा, है ना? वैसे इस तरह से यस्टरडे, टुमारो, इस तरह से भी काम आ सकता है ना। तो इस तरह से डेट जहाँ पे भी आप लिखना हो, डेट टैली में कहीं पे भी डेट लिखना हो, तो ये सारे पैटर्न आपको काम आ सकते हैं। चाहे अंकों में लिखें, शब्दों में लिखें, या टुडे, टुमारो, यस्टरडे ऐसा ऐसा लिखें, है ना? तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो एक्सेप्टेबल हो। ऐसे नहीं आप कुछ भी ये लिख दिया, है ना? और यहाँ पे कुछ भी ऐसा लिख दिया तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना? तो एक डिफ्रेंशिएट समझ आना कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, ये समझ में आना चाहिए। अच्छा, स्पेस के माध्यम से, डॉट के माध्यम से, ऑब्लिक के माध्यम से, डैश के माध्यम से कुछ डिफ्रेंशिएट कर दें या शब्दों में उसको लिख दें, है ना? तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, है ना? जैसे मैं एक एक करता हूँ तो इस फाइनेंशियल ईयर में जो एक 21 तो आएगा नहीं, 22 आएगा, तो यहाँ पे 22 ईयर भी अपना 22 अपना आप ले लेगा।
ऐसा नहीं 1 जनवरी 21 ले लेगा, 1 जनवरी 21 इस फाइनेंशियल ईयर में आएगा नहीं। 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू हुआ, 1 अप्रैल 21 से शुरू हुआ है, 1 जनवरी से पहले का तो पिछले चला गया, तो इस फाइनेंशियल ईयर में तो 1 जनवरी 22 आएगा तो ऑटोमेटिक ले लेगा, है ना। तो ये इस तरह से आप देखा आपने। सबसे पहला पैटर्न, तो डेट डालने के लिए अपन कोई भी एंट्री करते हैं तो उसकी डेट डालते हैं। डेट डालने के लिए भी आपको बड़ी सिंपलिसिटी है, आप कैसे भी डेट डाल सकते हैं, अंकों में, शब्दों में, या टुडे टुमारो कैसे भी आप डाल सकते हैं ये। और वैसे नॉर्मली अपन F2 दबाते हैं, जो वर्तमान डेट है उसकी नेक्स्ट डेट अपने आप दिखा देता है, आप उस पर एंटर कर सकते हैं अगली डेट में, है ना। मैं वापस एक बार 1 अप्रैल से काम प्रारंभ करना, तो 1 अप्रैल कर देता हूँ, ये 1 अप्रैल को कर दिया। सर मेरा एक डाउट था, बताइए। सर जैसे हम जब स्कूल में अकाउंट्स पढ़ते थे ना, तो उसमें एक होता था कि अगर हमने कोई एंट्री मिस कर दी ना, तो उसको उस डेट के साथ, मतलब उसको पहले नहीं लिख सकते, वो बाद में आएगी एंट्री। सपोज 3 जून को एक एंट्री करनी थी, वो स्किप हो गई, और आज 5 जून हो गई और उसके बीच में 3 एंट्री और आ गई, तो मैं उसको पहले जाके नहीं कर सकता, वो मुझे 5 जून को उसी के हिसाब से करनी पड़ेगी। तो टैली में भी ऐसे ही होता है? नहीं, टैली में कोई सामान्य पैटर्न ये है, आप किसी भी डेट में एंट्री डाल सकते हो, है ना। आगे पीछे ये ऑटोमेटिक सीरीज में सेट कर लेगा, यदि आप वैसा करना चाहें वैसा भी कर सकते हैं, है ना। किंतु सामान्यतः जो है, तो अपन जो गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट देते हैं तो उसमें अपन क्रम से ही देना चाहेंगे। कभी आज पहले बने 5 तारीख की, उसके बाद में बने 4 तारीख की एंट्री की, उसके बाद में 3 तारीख की, तो नंबरिंग गड़बड़ हो जाएगी। वाउचर नंबरिंग जो होती है, वाउचर पे जो नंबर लगता है, मेनली जो सेल्स आदि में होता है ना, उसमें नंबरिंग होती है, वो गड़बड़ हो जाती है, तो वैसा नहीं करना चाहिए। हाँ, परचेज की एंट्री में आगे पीछे अपन कोई बिल मिला नहीं, बाद में एंट्री कर रहे हैं, कोई महीने का रिटर्न बदले उसके बाद में बिल आया, तो उसको वर्तमान में डेट में एंट्री करते हैं, और वो बिल की डेट डालते हैं, वो वास्तव में उसकी डेट क्या थी, है ना, वो डेट यहाँ पे अलग से डाल देते हैं। ओके सर, है ना, वो है। तो स्कूल कॉलेज में देखो पैटर्न जो मैनुअली काम करते हैं, मैनुअल में काट छांट की मनाही की जाती है ना, उसमें काट छांट नहीं करना चाहिए, पता। तो टैली में कोई काट छांट का तो कोई बात है नहीं, सारा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, काट छांट की कोई बात आएगी ना। आप किसी भी जिस डेट में डालेंगे उस डेट में वो एंट्री इंसर्ट हो जाएगी। आपने भले पूरे साल भर का काम कर दिया, बीच में कोई एंट्री छूट गई, अब बीच में जाके डालेंगे तो वो भी बीच में चली जाएगी एंट्री ना, ऐसा। तो वो उसी सीरीज में सेट हो सकती है यदि आप चाहें तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा था, F2 से डेट चेंज करते हैं, और उसके बाद में अब अपन ये आ रहा है कंपनी की बात एक बार छोड़ने, कंपनी अपनी एक ही कंपनी अभी खोल रखी है, और भी कंपनी यदि खोल रखी हो तो उसको अपन चूज करने के लिए हो सकता है किसी और कंपनी में काम करना चाहते हैं, कुछ दूसरी कंपनी सेलेक्ट करके उसमें भी काम करना चाहते हैं, उसके लिए पैटर्न हो सकता है। अभी अपन एक ही कंपनी खोली है, कोई बात नहीं। आगे कॉन्ट्रा एंट्री, सबसे पहले आगे देखो शॉर्टकट भी लिखा आ रहे हैं आगे ना, जो वाउचर्स है उसका शॉर्टकट भी दिखा रहा है। तो F4 है कॉन्ट्रा एंट्री के लिए। कॉन्ट्रा एंट्री आप जानते होंगे किस लिए की जाती है, बैंक में जमा कराएं या बैंक से निकालें, बैंक में पैसा जमा कराया या बैंक से पैसा निकाला, तो वो एंट्री कॉन्ट्रा होती है। अपन एक तरह से ऐसा कह सकते हैं, ऐसी एंट्रीज जिसमें कैश और बैंक के सिवाय तीसरे कोई एंट्री कोई लेजर प्रभावित नहीं होता, कैश और बैंक के सिवाय कोई तीसरा लेजर प्रभावित नहीं होता। यानी कि मुख्यतया पैसा बैंक में जमा कराया, पैसा बैंक से निकाला, या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया, या मेन कैश से पेटी कैश में ट्रांसफर किया, इस तरह की एंट्रीज होती है वो कॉन्ट्रा में की जाती है। यानी कैश और बैंक के सिवाय तीसरा कोई खाता लिस्ट में नहीं आता, यहाँ पे लिस्ट में भी नहीं आएगा। यहाँ पे जब अकाउंट की लिस्ट आ रही है, लिस्ट ऑफ लेजर, यहाँ पे लिस्ट में भी नहीं आएगा वो ना, क्योंकि कैश और बैंक के खाते ही लिस्ट में आएंगे, दूसरे खाते लिस्ट में ही नहीं आएंगे। अब मान लीजिए अपने को एक कल्पना करें एंट्रीज करनी है, तो एंट्रीज के लिए अपने को सबसे पहले अपने को उसके नियमों की जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो अपन थोड़ा सा इतिहास इसका समझ लें, भाई अकाउंटिंग है क्या, उसके क्या नियम है, अकाउंटिंग पद्धति क्या होती है। वैसे आप कॉमर्स के हैं तो आपको सामान्य परिचय हो गई इनसे, फिर भी थोड़ा सा अपन एक है तो रिवीजन हो जाएगा। तो देखो बहुत प्राचीन काल की बात करें तो अकाउंटिंग की अपेक्षा ज़्यादा थी नहीं, वस्तु विनिमय हो जाता था या हाथाती लेन देन हो जाता था, कोई याद रखने की ज़्यादा अपेक्षा नहीं रहती थी। हाँ, कोई थोड़ा बहुत यदि उधार रहता तो उसको याद रख लिया जाता, कभी कभार ऐसी स्थितियाँ होती थी, है ना। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, विस्तार हुआ, तो ये उधार की कंडीशन भी ज़्यादा आने लग गई होगी, है ना। तो इतनी चीज़ें याद रखना मुश्किल हो जाता, कब किसे दिया कब किसको दिया, है, फिर भूल चूक हो जाती, फिर विवाद हो जाता, है ना। तो फिर एक कहावत पड़ी, पहले लिख पीछे दे भूल पड़े कागज से, जो भी लेन देन लिख लो ना, लिख लोगे तो प्रमाण हो जाएगा उस चीज़ का, कि दिए थे तो भी लिखा था, लिए थे तो भी लिखा था, है ना। तो एक प्रमाण के रूप में काम आ जाएगा वो चीज़, है ना। तो वो वहाँ से अकाउंटिंग की शुरुआत होती है ना। अकाउंटिंग शुरुआत वहाँ से हुई कि जो भी लेन देन उसको लिखना शुरू कर दिया, तो वास्तव में इसको कहते भी लेखांकन कहते हैं, अकाउंटिंग हिंदी में लेखांकन कहते हैं। लिखने की ही तो प्रक्रिया है, जो लेन देन है उसको लिख लेना, है ना, तो वो एक लेखांकन हो गया।
या उसकी एक बुक्स मेंटेन करना, पुस्तपालन कह देते हैं या बुक कीपिंग कहते हैं, एक ही बात है ना। ये सब मिला के अकाउंट्स का ही एक आधार वो था, है ना। अब मान लो लिखने भी लगे किंतु फिर भी ट्रांजेक्शन बढ़ते जा रहे हैं और ज़्यादा व्यापार बढ़ रहा है। अब लिख तो दिया, किसी मान लो किसी को अपन ने उधार दिया था और उसने कुछ पार्ट पेमेंट जमा करा दिया, अपन ने लिख तो दिया। अब ये महीनों तक ये क्रम चलता रहा, लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं, खूब रजिस्टर भर दिए लिख लिख के, भैया भर दिए बंद लिख लिख के। अब जब कभी विवाद वगैरह हो गया, अपन वापस कभी पार्टी आ गया पूरा पैसा दे दो, अब वो कहता है 1000 रुपये तो उस दिन दे के गया था ना उस दिन, वो लिखा तो लिखा होगा आपने। अब लिखने का पूरा पूरे पूरे रजिस्टर ढूंढते जाओ या पूरी भैया ढूंढते जाओ, लिखा तो था, देख के गया तो लिखा होगा आपने, लिखा तो कहाँ लिखा, तारीख याद नहीं, उसको भी नहीं याद, तो काफी सारे पेज पलटने पड़ेंगे, है ना। तो ये सिस्टम में वो पूरा प्रॉपर नहीं बैठा, एक लिख तो लिया किंतु बहुत ज्यादा भर दिया, इसको खोजने में बड़ी परेशानी आने लगी। तब एक व्यवस्थित एक पद्धति का निर्माण होने लगा, एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो भी चीज अपन खोजे तुरंत अपने सामने आनी चाहिए, उसकी रिपोर्ट अपने सामने आनी चाहिए, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखना चाहें वो तुरंत अपने सामने वो चीज उपस्थित होनी चाहिए। जैसे अपन राम के लेन देन है तो सारे एक जगह पर दिखाई दे जाते हैं, तो अपने इतने पन्ना पलटने नहीं पड़ते अपने को ना, हजारों पेज इधर उधर पलटने पड़ते हैं, तब कहीं जाके एंट्री दिखती नहीं दिखती, है ना। तो उस तरह से यदि वो एंट्री यदि एक ही जगह पर सामने आ जाती, राम से संबंधित सारी एंट्री एक जगह आ जाती तो और ज़्यादा बेटर हो जाता। तो इस तरह से धीरे धीरे विकास हुआ, अकाउंटिंग पद्धति का विकास हुआ, और इस तरह से अभी जो वर्तमान में चलन में है, अभी दोहरा लेखा प्रणाली चलन में, कभी एकरा लेखा प्रणाली भी थी, अब दोहरा लेखा प्रणाली भी है। उसमें हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, महाजनी पद्धति भी कहते हैं, ये अलग अलग पद्धतियाँ हैं। तो जो भी पद्धतियाँ वर्तमान में चलन में है सारी दोहरा लेखा प्रणाली पे आधारित है, डबल एंट्री सिस्टम पे आधारित है। दोहरा लेखा का मतलब क्या, कम से कम 2 खातों पे इसका इफेक्ट होता है, कोई भी लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन होता है, कम से कम 2 खातों पे इसका इफेक्ट होता है ना। जैसे राम को माल बेचा, राम और माल 2 खातों पे इफेक्ट हो गया, तो ये दोहरा लेखा प्रणाली है। तो कोई भी राम से पैसा है तो राम और पैसा 2 खाते प्रभावित हो गए, तो 2 खातों में इफेक्ट हो गया। ये दोहरा लेखा प्रणाली में कम से कम 2 खातों पे इफेक्ट होता है। तो एक सारांश के रूप में अपन प्रक्रिया जो वर्तमान में जो अकाउंटिंग पद्धति चल रही है उसको बनने के सबसे पहले एंट्रीज को नोट कर लिया जाता है, एंट्रीज को लिख लिया जाता है, किसे डेबिट किया जाए किसे क्रेडिट किया जाए, है ना। तो डेबिट क्रेडिट के बारे में अपन कुछ और आगे जानेंगे अभी। तो सबसे पहले लिख लेना, फिर उसको एक क्लासीफाइड कर देना, सेल्स की एंट्री को अलग छांट दिया, परचेज की एंट्री को अलग छांट दिया, इसको कहते हैं सहायक बयान बनाना ना, कैश के अलग छांट दी, बैंक के अलग छांट दी, इस तरह से अलग अलग एंट्रीज का क्लासिफिकेशन अपन अलग अलग छांट लेते हैं, ये इस तरह की एंट्रीज है उसको अलग बनाया जाए। एक सेल रजिस्टर बन गया, परचेज रजिस्टर बन गया, कैश बुक बन गई, बैंक बुक बन गई, इस तरह से अलग अलग रजिस्टर्स बन गए, है ना। तो अलग अलग एंट्रीज को छांट के रजिस्टर बना लिए जाते थे। उसके बाद में क्या होता कि जैसे राम से संबंधित एंट्री है तो राम के खाते में एक एक अलग अलग खाते में लिख दी जाती है, मोहन की एंट्री तो मोहन के खाते में लेना हो देना हो, है ना। तो सब एंट्री एक एक लेजर की एंट्री से संबंधित एंट्री अपने अपने संबंधित खाते में उतार दी जाना, उसको कहते हैं लेजर में पोस्टिंग करना, खाते में खतौनी करना, हिंदी में कहते हैं खतौनी करना या लेजर पोस्टिंग करना, ये करना। तो एक एक व्यक्ति का व्यक्तिगत खाता तैयार हो जाता, उसका एक पर्सनल एक हर अकाउंट का एक पूरा एक डिटेल अपने को एक ही जगह मिल जाती है ना। राम से संबंधित एंट्री एक ही जगह पर मिल गई, मोहन से संबंधित एंट्री एक जगह मिल गई, है ना। तो सभी लेजर से संबंधित एंट्री एक ही स्थान पे मिल जाती है, तो उससे संबंधित जब भी लेजर देखेंगे सारी प्रविष्टियाँ उसमें दिखाई दी जाती है, तो उसको एक क्लासीफाइड करके अपने अपने लेजर में डालना। उसके बाद में क्या होता है, तो फाइनल अकाउंट तैयार करने से पूर्व एक तलपट बनाया जाता है ना, तलपट कह दें, कच्चा चिट्ठा कह दें, वो बनाया जाता है। वो क्या होता है, एक सारे लेजर्स की समरी है, सारे लेजर्स राम से संबंधित सारे लेजर राम के खाता में लिख दिए, तो उसका नेट बैलेंस क्या है, लेना देना मिला के कुल मिला के बैलेंस क्या है ना। उस बैलेंस की समरी बनाते हैं, उसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस, है ना। तो सभी खातों की एक समरी बनाते हैं, जो नेट बैलेंस उसका, लेन देन तो बहुत सारे हुए, हजारों लेन देन हुए होंगे उनसे, तो अब वर्तमान में लास्ट में उसका बैलेंस क्या बच गया, है ना। कुछ डेबिट भी हुए, कुछ क्रेडिट भी हुए, कुछ लेना हुआ, कुछ देना हुआ, है ना। तो कुल मिला के चलता रहा, साल भर चलता रहा, अब उसका बने एक सारांश निकाल के कुल मिला के इसको इतना देना है बाकी है, इसे इतना लेना बाकी है ना। तो उस बैलेंस शीट की एक सीट बना लेते हैं, उन बैलेंस शीट की, उसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस, तलपट। एक कच्चा चिट्ठा हो गया कि कुल मिला के नेट लेन देन अपना ये पड़ा है ना। तो हर खाते का एक बैलेंस निकाल उतार के रख दिया, वो ट्रायल बैलेंस हो गया, है ना। तो उसको तलपट कहते हैं, ट्रायल बैलेंस कहते हैं, कच्चा चिट्ठा कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। उसके बाद में क्या होता है, माल खाता, माल से संबंधित उसको कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, है ना। तो एक तरफ ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक, दूसरी तरफ क्लोजिंग स्टॉक, एक तरफ परचेज दूसरी तरफ सेल्स, है ना।
या परचेज के साथ में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो माल से संबंध करते हैं वो भी जोड़ देते हैं, है ना। तो इन सब का एक नेट डिफरेंस निकालते हैं। तो एक तरफ ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरी तरफ सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो इनका जो नेट डिफरेंस निकलता है, यदि सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है और उसकी टोटल कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। और यदि सेल्स की टोटल कम है, परचेज की टोटल ज़्यादा है, ओपनिंग स्टॉक की टोटल, इसी साइड की टोटल ज़्यादा है, वो कहलाएगा ग्रॉस लॉस, सकल हानि। तो सकल लाभ या सकल हानि वो ट्रेडिंग अकाउंट से निकल जाती है। कुल मिला के अपन इतना इतना माल पहले से पड़ा था, इतना खरीद लिया, इतना बेच दिया, इतना बच गया, तो उसका जो डिफरेंस निकलेगा वो एक तरह से लाभ हो गया। मोटे तौर पे लाभ, मोटा मोटा लाभ हो गया ना, शुद्ध लाभ नहीं, एक मोटे तौर पे लाभ हो गया, है ना। उसको कहते हैं सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट, या कहीं लॉस भी हो सकता है। उसके बाद में उस प्रॉफिट या लॉस को आगे आगे लेते हैं P&L में। तो लाभानी खाते में लेते हैं। लाभानी खाते में जो अदर एक्सपेंसेस है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और इनडायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम जोड़ दी जाती है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटा दिए जाते हैं। उनका जो नेट बैलेंस निकलता है वो नेट प्रॉफिट बन जाता है ना। तो नेट प्रॉफिट निकल जाता है, तो उसको कहते हैं शुद्ध लाभ कहते हैं, है ना। तो जैसे सैलरी, रेंट आदि, ये सारे खर्चे, ब्याज आदि के खर्चे, या कभी इनकम भी हो सकती है, अदर सर्विसेज जो इनकम है, तो वो प्लस माइनस सारा करने के बाद में कुल मिला के एकदम पूरे व्यापार का नेट प्रॉफिट वहाँ पे निकल जाता है P&L अकाउंट में। अब रहा जिन खातों का बैलेंस रह गया, जो ट्रेडिंग P&L में नहीं आए, उसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे खाते हैं जो वर्तमान में अपने पास संपत्ति के रूप में पड़े हैं या दायित्व के रूप में चुकाना बाकी है ना। तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस है, सॉरी, इस तरह के जो खाते हैं, लाइबिलिटीज और एसेट्स, तो इन दो पार्ट में इसको विभाजित किया जाता है और उनकी जो शीट बनाई जाती है, समरी बनाई जाती है, वो होती है बैलेंस शीट। ये फाइनल अकाउंट के अंतर्गत ये सारे खाते तैयार किए जाते हैं। तो मैंने एक संक्षेप में आपको बता दिया अकाउंटिंग की प्रक्रिया, एंट्री से लेकर बैलेंस शीट तक आपको प्रक्रिया, इस प्रक्रिया से गुजरना होता है। चाहे हाथ से काम करें तो भी उसी तरह से होता है, और कंप्यूटर से करें तो कम बेस उसी तरह से कंप्यूटर में भी होता है ना। तो एक प्रक्रिया मैंने बताया कि ये एंट्री से लेकर बैलेंस शीट तक फाइनल अकाउंट अपन बनाते हैं, है ना। तो संभवतः आपने जो कॉमर्स आपने ली है, तो कुछ आपने इसको समझा भी होगा। तो मैंने आपको कुछ जी अकाउंटिंग की जो प्रक्रिया है उसको मैंने आपको रिवाइज करवाया है। वैसे आपने स्कूल कॉलेज में आप पढ़ ही रहे होंगे इसके बारे में। अब अपन बात करें, सबसे पहली प्रक्रिया जो शुरू होती है एंट्री से, है ना, लेन देन की एंट्री। सबसे पहली तो अपने वो डाल दी थी, ओपनिंग बैलेंस डाल दी थी अपने। अब एंट्री अपने डालना है लेन देन की एंट्री, तो उसके लिए अपने यहाँ पे वाउचर एंट्री भी खोला है, इसको वाउचर एंट्री खोला है, और यहाँ पे अपन ये डेट डाल दी अपने। डेट चेंज करना हो तो डेट चेंज कर दिया। उसके बाद में सबसे पहला रहा कॉन्ट्रा एंट्री, फिर F5 पेमेंट के लिए है, F6 रिसिप्ट के लिए। आप देखिए यहाँ पे चेंज होता जाएगा ना, यहाँ पे एंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होता है, कौन सी एंट्री बंद कर रहे हैं वो आपको सामने दिखाई देती रहती है ना। F7 करेंगे तो जर्नल एंट्री आपके सामने आ जाएगी, F8 करेंगे तो सेल्स की एंट्री, है ना, F9 करेंगे तो परचेज की एंट्री, है ना। इस तरह से ये एंट्रीज, मुख्य एंट्रीज आपके सामने आ जाती है। और बेसिक से स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले F4 कॉन्ट्रा एंट्री। तो अब एंट्री करते हैं, अकाउंटिंग पद्धति के बना समझ लिया। तो कोई भी लेन देन की एंट्री करते हैं तो आपने स्कूल कॉलेज में भी सीखा होगा, जो कोई भी नियम है, पद्धति है, तो उसके नियम समझना पड़ेंगे। तो अकाउंटिंग पद्धति, उसके एंट्रीज के लिए कुछ नियम हैं। तो मुख्यतः 3 प्रकार के नियम इसके लिए काम आते हैं। 3 प्रकार के नियम निर्धारित किए गए सभी एंट्रीज के लिए। तो देखो, खातों का प्रकार, 3 प्रकार के खाते होते हैं। खाते 3 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट कहते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट कहते हैं, इस तरह के खाते हैं ना। तो व्यक्ति से संबंधित, व्यक्ति, फर्म, संस्थाएं, उससे संबंधित खाते, है ना। तो एक प्रकार का खाता। व्यक्ति, फर्म, संस्थाओं से क्या होगा, लेन देन होगा। या तो अपन उनको कुछ देंगे या लेंगे, या तो उसको पैसा दे रहे हैं, या माल दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, या ये चीजें अपन उनसे ले रहे हैं, है ना। तो ये जिनसे अपन लेन देन होता है सारे व्यक्तिगत खाते हो गए, है ना। अब वस्तु को तो क्या वस्तु से क्या लेन देन करेंगे, तो लेन देन तो व्यक्तियों से होगा ना। चाहे व्यक्ति हो सकती है, फर्म हो सकती है, संस्था हो सकती है, ट्रस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह के सारे खाते जो होंगे जो व्यक्तियों या फर्मों से संबंधित है। बैंक भी एक तरह से व्यक्तिगत खाते होता है, लेन देन होता है बैंक से भी, है ना। तो सारे व्यक्तिगत खाते भी होते हैं। तो इनके लिए पहला नियम निर्धारित किया गया, जो व्यक्ति अपने से पाने वाला है तो उसको डेबिट कर देंगे, और देने वाला है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो छोटा सा नियम, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, है ना। तो अपने से कोई भी व्यक्ति है, व्यक्ति, फर्म, संस्था कुछ प्राप्त कर रहा है, चाहे माल प्राप्त कर रहा हो, सेवाएं प्राप्त कर रहा हो, या वस्तुएं, सॉरी, पैसा प्राप्त कर रहा हो, है ना। कुछ भी चीज अपने से प्राप्त कर रहा है तो उसको अपन डेबिट कर देंगे, और अपने को दे रहा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। और वैसे नियम की भाषा ये है
है ना। वैसे तो एक छोटा बच्चा भी जिसने कभी कॉमर्स नहीं पढ़ी वो भी जानता है। आज आप कोई भी बच्चा आएगा वैसा पैसे लेके आएगा, वैसे पैसे जमा कर देना, है ना। जमा क्यों कर देना भाई, जमा क्यों करें, क्रेडिट क्यों करें। जमा करना तो क्रेडिट भी होता है, हिंदी में क्रेडिट जमा कहते हैं, इंग्लिश में उसको क्रेडिट कहते हैं, या शॉर्ट में उसको CR भी कह देते हैं। क्यों करें जमा, क्योंकि वो देने वाला है, वो खुद एक नियम बता रहा है कि मैं देने वाला हूँ, मेरे जमा करो, है ना। तो ये अकाउंटिंग का नियम भी तो यही कहता है, चाहे भाषा कुछ भी कहते हैं, तो नियम वही है, एक बच्चा भी जानता है कि यदि कोई दे रहा है तो देने वाला हुआ, देने वाले के जमा करते हैं, है ना। यदि ओपन में कोई चीज आएगा वैसा कीबोर्ड दे दीजिए, पैसा पैसा तो पापा दे देंगे, पापा के नाम से लिख लो, नाम से लिख लो, क्या हुआ, नामे लिख लो, नामे मतलब DR, डेबिट, एक ही बात है ना। डेबिट कहते हैं, नामे कहते हैं, एक ही बात है, उसको शॉर्ट में DR कह देते हैं। तो वो एक बच्चा भी जानता है, सामान्य बोलचाल में भी इसको व्यवहार में भी कॉमन काम है, तो कॉमर्स पढ़े या ना पढ़े, सामान्य जीवन व्यवहार में इसको काम में लेते हैं, उसमें भी ऐसे ही कहते हैं। कोई हम प्राप्त कर रहा है, अपने को कोई दे रहा है, कहेगा भैसा पैसा जमा कर देना, है ना, फिर वापस मत मांगना, जमा कर देना, ये होता है ना। तो कोई ले जाएगा तो वही कहेगा वो पैसा मेरे नाम से लिखना है, पापा के नाम से लिख लेना, नाम से लिख देना मतलब DR, डेबिट, और जमा कर देना मतलब CR, क्रेडिट, है ना। तो ये DR CR की कंसेप्ट आप समझ लें। तो सबसे पहला नियम अपन देखा व्यक्तिगत खातों के लिए, व्यक्ति यदि पाने वाला है तो DR, और देने वाला है तो CR, है ना। DR कहते हैं, डेबिट कहते हैं, नामे कहते हैं, एक ही बात है। और कहीं कहीं इसको इसके लिए बाई शब्द का भी प्रयोग होता है, बाई, टू और बाई का प्रयोग लेते हैं वहाँ पे, बाई का प्रयोग भी DR के लिए होता है। उसी तरह से जमा कहते हैं, CR कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं, या टू कहते हैं, एक ही बात है ना। बोलचाल में आपने देखा होगा राम अकाउंट DR टू सेल्स, तो टू का मतलब क्रेडिट ही होता है, टू का मतलब क्रेडिट होता है। और बोलचाल की भाषा इस तरह की बने, जो समझने की भाषा इस तरह बनाई है, तो एक कभी DR और टू ऐसा करते हैं। मूलतः दो पार्ट हो गए, एक DR एक CR, ये आप समझ गए होंगे। यदि व्यक्ति है, पाने वाला है, उसको डेबिट कर देंगे, डेबिट कहते हैं, DR कहते हैं, नामे कहते हैं, एक ही बात है ना, ठीक है। और उसी तरह देने वाला है तो क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए, मान लीजिए पैसा बैंक में जमा कराया, है ना। तो अब बैंक को क्या करेंगे, बैंक पाने वाला है कि देने वाला है, पाने वाला हुआ, तो पाने वाले को डेबिट करेंगे। राम को माल बेचा, राम क्या हुआ, पाने वाला हुआ, राम को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मोहन से माल खरीदा, मोहन ने क्या दिया है, तो मोहन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, है ना। राम ने पैसे दे दिए, राम राम क्या देने वाला हो गया, देने वाला को राम को क्रेडिट कर देंगे। तो जो भी अपन लेन देन हो रहा है उस समय वो पाने वाला है या देने वाला है, जिस समय अपन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस समय क्या है, पाने वाला है या देने वाला है। कुछ अपने से प्राप्त कर रहे हैं तो डेबिट कर देंगे, दे रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। क्यों, क्लियर है ना। मतलब मोहन से हमने नगद पैसे में सामान खरीदा, मशीनरी खरीदी मोहन से हमने 2 लाख रुपए की, नकद पैसा तो देके, मोहन ने हमें, हाँ, जैसे नकद, मोहन से हमने, हेलो, हाँ, नकद देके खरीदे, उधार खरीदिए, नहीं नगद में, हाँ, तो इसकी एंट्री ऐसी बनेगी ना सर कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट दो बिल्कुल लाख बिल्कुल। क्योंकि जब पैसा आ गया तो फिर व्यक्ति के नाम से मतलब नहीं है। दुकान में हजारों कस्टमर आते हैं, किसी का नाम लिखते हैं, जो उधार दे जाता है उसी का तो नाम लिखते हैं, बाकी तो कैश हो गया, है ना। तो जब कैश हो गया तो फिर व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति का नाम अपन तभी लिखते हैं, तो कस्टमर उधार दे जाते तभी उसका नाम लिखते हैं, तो किसी पार्टी से अपन उधार खरीदते हैं तभी उसका नाम याद रखने की आवश्यकता है। अपन बाजार जाके 10 जनों से माल लेके आए तो नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है अपने को ना, उन कैश परचेज हो गई अपने को ना। तो अपन किसी कस्टमर आ रहे हैं, हजारों कस्टमर आ रहे हैं, उनको नकद पैसा लेके माल दे रहे हैं, तो उस कस्टमर का नाम नोट करने की अपने को आवश्यकता नहीं है ना। वो कैसे फिर नाम से कोई मतलब नहीं है, वो नकद आ चुका उसे उसका, ठीक है। अब ये तो एक नियम अपन देखा जो व्यक्तियों से संबंधित था, व्यक्ति पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। दूसरे प्रकार के खाते होते हैं वस्तु से संबंधित, है ना। वस्तु का क्या स्वभाव, वस्तु या तो व्यापार में आएगी या जाएगी, या तो व्यापार में आ रही है या व्यापार से जा रही है वस्तु, है ना। वस्तु से लेन देन होगा, वस्तु तो वस्तु है, वस्तु से क्या लेन देन होगा, है ना। लेन देन तो व्यक्तियों से होता है, फर्मों से होता है, कंपनियों से होता है ना। वस्तु से कोई लेन देन नहीं होता, वस्तु का स्वभाव है आना या जाना, आवागमन, है ना। वस्तु आती है तो उसको करेंगे डेबिट, और जाती है तो उसको करेंगे क्रेडिट, इसके लिए एक नियम हो गया, है ना। तो छोटे छोटे दो शब्द याद रख लेंगे ना, तो आपको नियम याद रहेंगे, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, एक शब्द युग्म हो गया, एक नियम हो गया अपना ना, व्यक्तियों के लिए। दूसरा वस्तु है, वस्तु के लिए छोटा सा नियम होगा, वस्तु आई तो डेबिट, गई तो क्रेडिट, आई डेबिट, गई क्रेडिट, है ना।
ठीक है। तो आई तो डेबिट कर दिया, वस्तु आई है तो डेबिट कर देंगे, वस्तु गई है तो क्रेडिट कर देंगे। अब एक ट्रांजेक्शन में एक से ज्यादा नियम लागू हो सकते हैं। जैसे अपन एंट्री देखी थी, राम को उधार माल बेचा है अपन ने, राम को माल बेचा तो राम तो पाने वाला हुआ, व्यक्तिगत खाता है, पाने वाले को डेबिट करते हैं। दूसरी दूसरे और क्या घटित हुआ साथ में, माल भी तो बेचा है, माल गया है, जो वस्तु जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। दूसरा नियम ये कहता है वस्तु आई तो डेबिट और गई तो क्रेडिट, तो साथ साथ में दूसरा नियम भी लागू हो रहा है, वस्तु गई भी तो है, तो सेल्स को उसको कहते हैं, वस्तु को क्या कहेंगे, जब माल बेचते हैं तो वस्तु को सेल्स कहते हैं, जब माल खरीदते हैं तो वस्तु को परचेज कहते हैं, है ना। तो सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, राम डेबिट और सेल्स क्रेडिट, इस तरह से हो जाएगा। अब राम ने पैसा दिया, राम देने वाला, राम देने वाला, राम को क्रेडिट कर देंगे, तो वस्तु आई है, पैसा भी तो वस्तु ही है, वस्तु आई है तो उसको डेबिट कर देंगे। ये दो नियम हुए, एक व्यक्ति के लिए, एक दूसरा वस्तु के लिए। अब न तो कोई व्यक्ति है न वस्तु है, दोनों ही नहीं है ना। ऐसी भी बहुत सारी चीजें होती है, अवास्तविक खाते जिसको कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो इस तरह के कुछ खाते भी होते हैं जो न तो व्यक्ति है और न वस्तु है, जो जिसको कहते हैं हानि है या लाभ, ऐसा कह सकते हैं, हानि लाभ से संबंधित। जैसे अपन देखिए सैलरी चुकाई, है ना, सैलरी क्या है, खर्चा है अपना, है ना, सैलरी खर्चा है ना, तो खर्चा डेबिट हो जाएगा और आय है, लाभ है, वो क्रेडिट हो जाएगी। तो ये तीसरा नियम कहता है, जो न तो व्यक्ति है न वस्तु है, उनके लिए उनके कुछ हानि से संबंधित हो सकते हैं खाते, कुछ लाभ से संबंधित हो सकते हैं। तो हानि से संबंधित खातों को डेबिट करना है और लाभ से संबंधित को क्रेडिट करना है। यदि हानि हो रही है ट्रांजेक्शन में तो उसको डेबिट करेंगे, और लाभ हो रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, है ना। अब जैसे मान लो किसी को ब्याज दिया, ब्याज क्या है, वस्तु तो नहीं है, वस्तु तो नहीं है, व्यक्ति भी नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम ब्याज नहीं है, इंटरेस्ट, इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं, हिंदी में लाभ या हानि में ही आएगा। हानि या लाभ से संबंधित खाता है, तो हानि है तो डेबिट करेंगे, यदि अपन ब्याज दिया है ना, तो हानि है, हानि डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्या नकद रूप में दिया है, कैश, वस्तु गई है, वस्तु गई है तो क्रेडिट कर देंगे। तो प्रारंभ में अपना जो प्रारंभिक अपने को अभ्यास ये रहेगा, सबसे पहले अकाउंटिंग के अभ्यास कीजिए। टैली का अभ्यास इसमें कम है, अकाउंटिंग का अभ्यास ज्यादा है। तो हर ट्रांजेक्शन में 3 नियमों की कसौटी लगा के देखना है, ये अपना अकाउंटिंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़ा देगा, है ना। तो सबसे पहले अपन कोई भी ट्रांजेक्शन को देखा, उसको समझा, इसमें कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं, इसमें हो क्या रहा है ना। व्यक्ति है तो देखेंगे व्यक्ति पाने वाला है, देने वाला है, वस्तु है तो देखेंगे वस्तु आई है या गई है, और हानि या लाभ है तो देखेंगे हानि है या लाभ है ना। इन तीनों कसौटी पे नियम को कस लेंगे, इन नियमों की कसौटी पे एंट्री को देखेंगे कि इसमें डेबिट क्या होना चाहिए और क्रेडिट क्या होना चाहिए। एक एंट्री में कोई एक नियम भी लागू हो सकता है, 2 नियम, तीनों नियम एक साथ भी लागू हो सकते हैं। एक ही ट्रांजेक्शन में 1, 2 या तीनों नियम लागू हो सकते हैं। तो इन तीनों पहलुओं पे हर एंट्री में विचार करने से हुआ क्या, है ना। यदि व्यक्ति पाने वाला है तो डेबिट कर दीजिए, देना तो क्रेडिट कर दीजिए, वस्तु आई तो डेबिट, गई तो क्रेडिट, हानि तो डेबिट, लाभ तो क्रेडिट। बस इतना सा एक चाबी लगा के देखनी है, यदि आपकी ये चाबी प्रॉपर लग गई तो एंट्री कभी गलत हो नहीं सकती, कोई सीए भी चैलेंज नहीं कर सकता उसको। अब कोई भी कैसे घुमा फिरा के पूछ लेगा, अब उस एंट्री को ढंग से समझ लीजिए, उसमें क्या घटित हुआ ये चेक कर लीजिए, इसमें हुआ कि चेक कर लिया आपने, तो अब उस नियम के आधार पर एंट्री करेंगे तो कभी गलती की संभावना रहेगी नहीं। केवल कॉमर्स सीखी हुई अपने तो एंट्री रटी हुई है, ऐसा ही इसकी एंट्री तो ऐसी ऐसी ही एंट्री होती है ना। यादाश्त पे भरोसा नहीं किया जाता, सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, तो नियम पे भरोसा किया जा सकता है, नियम पे भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि नियम कभी गलत नहीं हो सकता। सीए भी आपको चैलेंज नहीं, आप सीए भी पूछा ये एंट्री कैसे की, अब नियम बता दो, इस तरह से एंट्री की है, इसलिए, है ना, ये नियम ये कहता है, इसी के आधार पर अपने एंट्री की है, उसको चैलेंज नहीं कर सकता। नियम के आधार पर जो एंट्री की गई कभी गलत हो नहीं सकती। तो भले आपको नियम याद है, आपको एंट्रीज याद है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करके जरूर देखें। प्रारंभिक कुछ दिनों का अभ्यास आप एंट्रीज कीजिए, खूब सारी एंट्री अपने हाथ से कीजिए। आपके पास 11-12 की किताब उसके आधार पर कर सकते हैं, अन्यथा एक्सरसाइज हम आपको भेज देंगे, एक्सरसाइज आपको कुछ एक्सरसाइज उस तरह के एक्सरसाइज है, लगभग उसी तरह की जो आपने 11-12 में जो पढ़ा है, कॉमर्स आपने प्रारंभिक कॉमर्स पढ़ा है, उसी तरह से कुछ प्रारंभिक अभ्यास उसी से शुरू करते हैं हम भी। तो उसके आधार पर अपन एंट्रीज करेंगे टैली में। टैली में करने का ये तो अपन एक अकाउंटिंग के आधार पर नियम समझें। अब टैली में इसको करने का जो तरीका है, सबसे पहले जैसे अपन कॉन्ट्रा एंट्री दिया, कॉन्ट्रा एंट्री में मान लीजिए वो ये कहते हैं बैंक में जमा कराना निकालना, तो बैंक में पैसा जमा कराया। अब स्कूल कॉलेज में तो हमेशा देखा अपन डीआर ही ऊपर आता था, अब यहाँ पे सीआर ऊपर आ रहा है, तो कहीं डीआर भी आएगा, कहीं सीआर भी, दोनों चीज आएंगी इसमें। तो इसका भी एक लॉजिक है, अब हम चर्चा करेंगे उसकी। तो सबसे पहले अपन एंट्री होती क्या ये देखे,
अकाउंटिंग के हिसाब से एंट्री होती क्या है वो चेक करते हैं सबसे पहले, है ना। क्या क्या एंट्री हुई, बैंक में पैसा जमा करा, क्या एंट्री होनी चाहिए बताओ जतिन। यस सर। बैंक में पैसा जमा कराया, एंट्री क्या होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल, क्योंकि बैंक पाने वाला है इसलिए डेबिट कर रहे हैं, और कैश गई सर है। आपका वीडियो पॉज हो रहा है। पॉज हो रहा है, नेटवर्क इशू हो सकता है, साथ साथ में फोन आ रहा था, नेटवर्क इशू हो सकता है। अब आ रहा है सही? हाँ अब आ रहा है सही। तो सिंपल सा नियम के आधार पे अपन कर रहे हैं, तो बैंक पाने वाला इसलिए डेबिट हुआ और कैश गई है इसलिए क्रेडिट हो गया। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पहले क्रेडिट पूछ रहा है, तो पैसा जमा कराया तो पैसा का नाम पहले अपन बोलते हैं, तो पैसा का नाम ऊपर आ गया तो कोई बात नहीं, है ना। मान लीजिए 5,000 रुपये जमा कराए, यहाँ पे क्रेडिट में 5,000 रुपये आ गए अपना, है ना। और इसका ये बैलेंस दिखा रहा है, पहले जो भी था 5,000 रुपये, तो ये माइनस हो गया ना, ये 75,000 बैलेंस था, 5,000 जैसे निकले, ये बैलेंस, ये करंट बैलेंस हर लेजर के नीचे दिखाता रहता है। अब दिया करना बैंक का खाता, बैंक का खाता तो मैंने खोला ही नहीं, कोई बात नहीं, पीछे जाके खोलने की जरूरत नहीं है, तो यहीं पे खोल लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट है, यहाँ पे ना क्रिएट ऑप्शन है, या इसको शॉर्ट में अल्ट सी भी कर सकते हैं, अल्ट सी क्रिएट, शॉर्टकट यहाँ पे है अल्ट सी। कोई चीज एंट्री करते समय कोई नया खाता खोलना है तो अल्ट सी से क्रिएट कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे आजकल लिस्ट में ऊपर आ जाता है क्रिएट किया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया, है ना। जैसे बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो शॉर्ट में अपन SBIB कह सकते हैं, शॉर्ट में उसका दूसरा नाम हो सकता है, और इसको बैंक अकाउंट में डाल देते हैं ना, बैंक नॉर्मल बैंक अकाउंट डालते हैं, जमा रहता है, उसी COD तो हो गया तो बैंक से निकाले रहते हैं ना, तो अपन सिंपल खाता खोल दिया। आगे अकाउंट नंबर सब कुछ डाल सकते हैं, एक बार अपन वेरी सिंपल अपन ले लेते हैं, बाकी चीजें अपन बाद में डालते रहे, तो जरूरी चीज है वो डाल दें। एक मिनट, हेलो, हाँ, तो ये अपन ने देखा, ये कैश जमा कराया है, बैंक की डिटेल मांग रहा है, कौन कौन से नोट जमा कराए, ये ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं डालना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग जमा स्लिप भी इसी से निकाल सकते हैं, क्योंकि बैंक में पैसा जमा करे तो डिटेल डालनी पड़ती है, तो वो डिटेल अपन यहाँ पे भी भर सकते हैं, नहीं भी डालने तो कोई खास बात नहीं है। जैसे 2,000 के 2 नोट थे और 500 के भी 2 नोट थे, ये 5,000 की डिटेल होगी, है ना, ये डिटेल डाल सकते हैं, ताकि अपन आवश्यकता कौन सी बैंक में ब्रांच में जमा कराया तो अपन डिटेल डाल सकते हैं। ये एंट्री की कोई नरेशन लिखना चाहें उसका नरेशन लिख सकते हैं, और एंटर करेंगे तो मुझे एक्सेप्ट यस या नो, आप एंटर कर दीजिए या वाई कर दीजिए, ये एंट्री सेव हो जाएगी। ये एंटर किया, एंट्री सेव होगी, 1 नंबर एंट्री सेव होगी, 2 नंबर की जगह आ गई, है ना, एक एंट्री सेव हो चुकी है, दूसरे नंबर की जगह आ चुकी है आपके सामने। तो इस तरह से मैंने एक एंट्री की। उसी तरह से बैंक से निकालना हो तो एंट्री क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो दोनों एंट्री हो जाएगी सर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ, यहाँ पे क्रेडिट ऊपर पूछ रहा है तो यहाँ पे पहले बैंक का नाम ले लेंगे, तो SBI लिखो चाहे स्टेट बैंक, एक ही बात है ना, एक ही खाते के 2 नाम है, कोई भी चूज करके मैं SBI पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखा रहा है ना, उसका वर्तमान बैलेंस भी आपको दिखाई दे रहा है। तो 1,000 रुपये मान लो निकाल दीजिए, इसमें 1,000 रुपये निकाल दिए, मान लीजिए 5,000 जमा करा, 1,000 जैसे निकालूंगा, यहाँ पे बैलेंस 4,000 हो जाएगा उसका। निकालेंगे तो पहले चेक से निकालेंगे, है ना, चेक से या ई फंड से जो भी निकालते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक फंड से या कैसे निकालने ना, तो अपन मान लो चेक दे दिया, चेक नंबर लिखना चाहें चेक नंबर लिख सकते हैं, किस डेट का चेक था, है ना। और यहाँ पे कैश डेबिट कौन होगा, कैश होगा, वापस उसका बैलेंस बढ़ गया, है ना। तो ये नरेशन लिखना चाहें तो लिख दीजिए, तो वैसे स्कूल को लिख दिए अपन, यहाँ पे भी लिख सकते हैं चाहें तो यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर कर दिया, एंट्री होगी, 2 एंट्रियाँ हो गई, ये काउंटर एंट्री हुई। उसे किसी को भुगतान कर रहे हैं, एंट्री पेमेंट में करेंगे, उसके लिए F5, है ना, यहाँ पे आप देखिए F5 है ना पेमेंट के लिए, यहाँ पे F5 करेंगे पेमेंट के लिए, है ना। अब पेमेंट किसे करना है ना, अब पेमेंट में क्या होगा, पाने वाला डेबिट होता है ना, पाने वाला डेबिट ही होता है पेमेंट में। पेमेंट में क्या होगा, या तो कोई पाने वाला होगा या कोई खर्चा होगा, ये दोनों डेबिट ही होते हैं। यहाँ पे डेबिट ऊपर आया, देखिए ना, यहाँ पे डेबिट ऊपर आया, काउंटर में तो क्रेडिट ऊपर आया था ना, कि लोग है ना पैसा जमा कराया तो पैसा ना ऊपर आ गया, या बैंक से निकाला बैंक से ऊपर आ गया, है ना। ये तो मैं ये तो टैली ने ऐसी सुविधा दे दी है उन लोगों के लिए जो नॉन कॉमर्स के हैं, जिनको भी कॉमर्स पढ़ी ही नहीं, फिर भी टैली में एंट्री कर सकें, उन लोगों को टैली शोध करता है, उनके आधार पर उनको कुछ ऊपर नीचे किया गया है। तो लोग कैसे बोलते हैं, बोलते हैं कि भाषा के अकॉर्डिंग उसको ऊपर नीचे कर दिया जाए, किसी DRC से समझ में आए या ना आए तो उस भाषा के आधार पर कर दिया जाए। हालांकि अपन उस पर ना जाए, अपनों को नियम के आधार पर चलना है, और
बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ही रखना है, स्कूल कॉलेज में अपने DRE ऊपर पड़ा है और CR नीचे पड़ा है, तो टैली में कहीं ऊपर आएगा कहीं नीचे आएगा ना। ठीक, उसका एक लॉजिक हो गया कि अपने बोलचाल में अपन कैसे बोलते हैं उसके आधार पर ना। जैसे मैंने मोहन को भुगतान किया है ना, तो मोहन पाने वाला हुआ, तो मोहन को बोलेंगे मोहन को इतना रुपये दिए, तो मोहन का नाम ऊपर आ गया इसमें ना। 25,000 का बैलेंस पहले का है, उसमें से मान लीजिए 5,000 रुपये इसको एक बार अपने दे दिए, जैसे 5,000 देंगे उसका बैलेंस हो जाएगा 20,000 रुपये, है ना। तो क्या क्रेडिट कौन होगा? मोहन तो पाने वाला था, डेबिट हो गया। क्रेडिट कौन होगा? या तो पैसा दिया है अपन ने तो कैश हो जाएगा, चेक से दिया है तो देने वाला बैंक हो गया, है ना। देने वाला बैंक हो गया, पाने वाला मोहन हो गया, इस तरह से हो जाएगी। या पैसा दिया है तो कैश हो जाएगा, वस्तु गई है, जो वस्तु जाती है क्रेडिट ही होती है, इस तरह से, है ना। तो हर एंट्री में नियम लगा के करेंगे उसकी एंट्री, तो कभी गलत होगी नहीं, है ना। तो इस पे आपको पूरा फोकस करना है ना। तो मैंने कुछ दिनों में आपको एंट्री पे फोकस कर देंगे, तो ये जिंदगी भर काम आएगी, है ना। ये अकाउंटिंग के क्षेत्र में जाते हैं तो नियम के आधार पे इम्प्लीमेंट करना सीख जाते हैं, तो आगे कभी दिक्कत नहीं आती, मतलब स्कूल कॉलेज में कोई दिक्कत आनी और नहीं प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के कार्य में आपको कभी दिक्कत आएगी ना। तो एंट्री की गलत करेंगे नहीं, आप नियम लगा के कर रहे हैं तो एंट्री की गलत होगी ही नहीं, है ना। तो प्रारंभिक कुछ अभ्यास नियमों के आधार पर कर लें, है ना। वैसे तो टैली आगे आपका काम और आसान कर देगा, जो नियम नहीं जानता उनके भी काम आसान कर दिया टैली में, तो है ना। टैली में अपन और सुविधाएं अपन देखेंगे, पहले अपन नियमों के आधार पर एंट्री करना सीख लें, उसके बाद वो सुविधाओं का लाभ भी अपन उठाएंगे टैली में, तो बिना नियमों के भी किया जा सकता है ना। जैसे अपन पेमेंट किया या कोई एक्सपेंसेस भी होगा, मतलब सैलरी चुका रहे हैं, है ना, तो सैलरी खर्चा है, खर्चा भी डेबिट ही होता है ना। तो मान लीजिए ये 15,000 रुपये सैलरी चुका दी, कैश कर दिया, है ना, तो पैसा गया है और सैलरी खर्चा है दोस्तों, सैलरी खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है, और पैसा गया है वो जो जाती है क्रेडिट होती है। इस तरह से नियम की कसौटी लगा के साथ में देख लीजिए। वैसे पेमेंट की एंट्री में दो चीज मैंने बताया, या तो किसी को भुगतान करे तो पाने वाला डेबिट होता है, खर्चा वो भी डेबिट है। अब यदि उल्टा करना भी चाहेंगे ना, अब यदि डेबिट कैश करना चाहेंगे, कैश का खाता लिस्ट में नहीं आ रहा, ठीक है ना, कैश और बैंक खाता लिस्ट में आ ही नहीं रहा आपके सामने, उल्टा करेंगे भी कैसे आप टैली में ना। गलत एंट्री वैसे करने भी नहीं देखा आपको, है ना। खैर ये तो इसकी विशेषता है। जैसे मैंने एक एंट्री कर भी दी, मान लीजिए ये राम लिखा अपने मान लीजिए 5,000 रुपये लिखा, और यहाँ पे भी अपने मोहन कर दिया। अब ये एंट्री क्या, पेमेंट में एंट्री हो नहीं सकती ऐसी एंट्री ना। राम पाने वाला राम और देने वाला मोहन, ये एंट्री पेमेंट की तो हुई नहीं है ना। ये बता देगा भी कैश बैंक तो आए नहीं, तो पेमेंट की एंट्री तो कैश बैंक को आना चाहिए था इसमें, कैश बैंक वो भी क्रेडिट होना चाहिए था, आपने कैश बैंक को क्रेडिट किया नहीं, ये आपको गलती होगी, आपको इंडिकेट कर देगा। जहाँ पे भी आप गलती करेंगे तभी आपको इंडिकेट कर देगा कुछ गलत हो रहा है कुछ, है ना। जो इम्पॉसिबल एंट्री आप करते हैं तो आपको एक वार्निंग आपको दे देगा, एरर मैसेज आपको दे देगा, आप क्या कर रहे हो, है ना। आपको याद दिला देगा, कोई गलती से करे तो आपको याद आपको करा देगा, है ना। सर इसमें एक डेबिट नोट होता है ना, कि सपोज राम को हमको पैसे देने हैं और मोहन हमारा जो है डेटर है, हाँ, तो वो मोहन का जो डेबिट नोट है वो हम राम को दे दे तो वो पैसा, वो जर्नल एंट्री होगी ना, पेमेंट पे तो हो नहीं सकती ना वो, हाँ पेमेंट में नहीं हो सकती। तो पेमेंट पे तो नहीं हो सकती ना, वो जर्नल में होगी, है ना। अभी अपन पेमेंट की एंट्री करें, पेमेंट के हिसाब से ये इम्पॉसिबल एंट्री है, इसलिए इसने एरर दे कि ये पेमेंट में तो ऐसी एंट्री हो नहीं सकती, हमें कैश बैंक का नाम आना चाहिए। जब भुगतान किया है तो कैश बैंक के माध्यम से भुगतान किया होगा, है ना, तो उसका नाम तो क्रेडिट होना चाहिए था, इसलिए एंट्री नहीं हुई, है ना। उसी तरह से अपन किसी से भुगतान प्राप्त हो रहा है, उसकी एंट्री रिसिप्ट में करेंगे, तो रिसिप्ट में करेंगे तो कोई देने वाला होगा या कोई इनकम होगी, है ना। ये दोनों हमेशा क्रेडिट ही होते हैं, तो इसने ऊपर CR दे दिया, है ना, इसने ऊपर क्रेडिट दे दिया इसने, है ना। ये मान लीजिए राम से पैसा आया, राम देने वाला हो गया, राम देने वाला तो क्रेडिट होगा, है ना। ये मान 35,000 रुपये पहले से मांग रहे हैं इसमें, तो मान लीजिए 25,000 रुपये इसने दे दिए, तो 10,000 रुपये इसके बाकी रह गए, यहाँ पे दिख रहा है करंट बैलेंस से दिख रहा है। कैसे दिए, यदि नकद दिया है तो पैसा आया है, दोस्तों आती को डेबिट करते हैं तो DR हो जाएगा कैश। यदि बैंक चेक दिया है पाने वाले तो बैंक हो गया, बैंक में पैसा आएगा, अपने पास पैसा तो आया नहीं, बैंक पैसा सीधा बैंक में गया है, तो पाने वाला बैंक हो गया, देने वाला राम हो गया, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। तो यदि चेक दिया तो चेक की डिटेल भर सकते हैं, चेक नंबर आदि की डिटेल भर सकते हैं, इस तरह से भरा जा सकता है। तो पेमेंट रिसिप्ट अपन ने देखा। उसी तरह से अपन सेल्स की एंट्री देख रहे हैं, सेल्स में होता है किसी को माल बेचते हैं उसकी एंट्री सेल्स में करते हैं, है ना। मैं बस सिंपल वाउचर के रूप में कर देता हूँ, एज वाउचर ही करते हैं।
एक बार आइटम आदि डिटेल डाली नहीं तो आइटम की डिटेल मांग रहा था वहाँ पे चेंज मोड करके इसको क्या कर दिया अपने वाउचर है ना, एज वाउचर के रूप में कर दिया। इनवॉइस नहीं, अकाउंटिंग इनवॉइस आइटम इनवॉइस नहीं चाहिए अपने को भी, अपने को सिंपल एक वाउचर चाहिए, डीआर शेयर के रूप में जो वाउचर होता है, एज वाउचर मैंने कर दिया इसको। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यदि राम को माल बेचा तो राम पाने वाला हुआ, राम को डेबिट कर देंगे, है ना। इसकी कोई डिटेल भरना चाहे डिटेल भर दीजिए, जरूरत नहीं है ये डिटेल भरना चाहे भर देंगे सीधा अपन एंटर करते हैं, या इसको एज इट इज है वैसे ठीक है तो कंट्रोल ए भी कर सकता है। एक टेली में शॉर्टकट हमेशा काम आता है कि बाकी चीजें एज इट इज जैसी है वैसी ठीक है, ऑटोमेटिक लिखिए ना वो ठीक है, तो कंट्रोल ए कर सकता है, 4-5 एंटर दबाने नहीं पड़ते, अपन एक बटन से काम हो जाता है। अब मान लीजिए इसको मान 25,000 का माल और बेच दिया आराम को, तो वापस इसका बैलेंस बढ़ गया। कंट्रोल प्लस क्या सर? ए अमेरिका कंट्रोल ए फॉर एक्सेप्ट हो गया ना, एक्सेप्ट बाकी जैसे वैसे एक्सेप्ट होगा ना ये। अब यहाँ पे सेल्स या और कुछ होने माल सेल्स की एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे तो क्रेडिट तो सेल ही होगा और क्या होगा ना। तो आइटम की डिटेल अपन डालने की जरूरत है नहीं, भी नहीं डाले बना आइटम, है ना। एक सिंपली राम अकाउंट यार टू सेल्स, यदि माल नकद होता तो राम के स्थान पे कैश आ जाता, क्योंकि कैश आई है माल गया है ना। तो नियम के आधार पर अपन हर एंट्री को करते जाएंगे, ठीक है। तो ये अपन ने देखा ये सेल्स की एंट्री। अब देखते हैं परचेज की एंट्री। परचेज में भी अपन ये इसका चेंज मोड करके इसको एज वाउचर कर लेते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो परचेज जिसे किया उसका इनवॉइस नंबर डेट भी डाली जा सकती है, क्योंकि अपन आगे पीछे भी कभी करना पड़ता है, रिटर्न भरने के बाद में भी कभी एंट्री करनी पड़ जाती है पुराने डेट की, तो यहाँ पे ओरिजिनल डेट डाली जा सकती है, बिल की डेट क्या थी, उसका इनवॉइस नंबर क्या था वो भी भरा जा सकता है। हालांकि जीएसटी में इसका ज्यादा महत्व है। एक वेरी सिंपल स्टार्टिंग में अपन करें सामान्य कंसेप्ट के हिसाब से, एक बार शुरुआत में इसको छोड़ दीजिए, एक और कर सकते हैं। जब जीएसटी आदि अपन करेंगे तो उसका महत्व भी होगा, तो उसको और ज्यादा अपन बारीकी से इसको करेंगे। अभी अपन सिंपल एक परचेज की एंट्री कर रहे हैं। अपन मान लीजिए मोहन अपना देनदार है, इससे खरीद लेते हैं, डिटेल डालना चाहें तो एंटर कर दिया, नहीं तो अमाउंट भर देते हैं। मोहन देने वाला है, यहाँ पे तो सीआर आया है, तो देखो कहीं डीआर आ रहा है कहीं सीआर आ रहा है, उसकी प्राथमिकता यहाँ पे किस तरह के खाते आया करते हैं उसकी प्राथमिकता के आधार पर चीज आ जाती है ना। जब माल खरीदते हैं या तो अपन नकद खरीदेंगे, नकद पैसा धारा होगा, या उधार खरीदेंगे तो पार्टी देने वाली होगी, ये दोनों सीआर ही होते हैं ना, इसलिए यहाँ पे ऊपर सीआर आ गया। अब मान लीजिए 50,000 का माल बनने से खरीद लिया ऐसे, है ना, किसमें जाएगा परचेज में, परचेज हो गया। तो माल आया है इसकी डेबिट, तो मोहन देने वाला है इसलिए क्रेडिट, ये एंट्री जैसे। अब एक एंट्री बच गई, जर्नल की एंट्री बच गई अपने पास, जो और किसी में नहीं जा सके उन एंट्री को जर्नल में करना है, ना तो सेल्स में जा सके, ना परचेज में, ना पेमेंट में, ना रिसीट में, ना कॉन्ट्रा में, जो और कहीं जा ही नहीं सके उसको अपन जर्नल में करते हैं। वैसे जर्नल में सारी एंट्री हो जाती है ना, कुछ भी एंट्री कर दो डीआर सारे खाते एक्सेप्टेबल होते हैं, यहाँ पे सब कुछ ले सकता है, किंतु सामान्यतः आप ये ध्यान रखें जो और कहीं जा नहीं सकते उसी एंट्री को जर्नल में करें, है ना, ताकि आपकी रिपोर्टिंग और ज्यादा प्रॉपर निकलेगी। सेल्स की एंट्री को सेल्स में ही करें, जर्नल में ना करें, परचेज की एंट्री को परचेज में ही करें, जर्नल में ना करें, है ना। ये तो जो अलग अलग जो क्लासिफाइड हो सकती है उनको तो वहीं पे कीजिए, और कहीं जा ही नहीं सकती, है ना, उन सबको आश्रय जर्नल तो है ही। जो एंट्री और कहीं हो ही नहीं सकती वो जर्नल में तो हो ही सकती है ना। ये अब जैसे मोहन से माल खरीदा, उसको कुछ माल लौटा दिया, है ना, कुछ माल लौटा दिया मोहन को बने, तो मोहन पाने वाला हो गया यहाँ पे, है ना। मान लीजिए 10,000 का माल इसको लौटा दिया इसको, है ना, मोहन पाने वाला हो गया, डेबिट हो गया। क्रेडिट कौन करे, परचेज रिटर्न, जो माल खरीदा था वापस लौटा दिया, माल गया है जो जाति इसको क्रेडिट करते इसको नाम परचेज रिटर्न दे दिया इसको, है ना। इस तरह से एंट्री करना, ये एंट्री परचेज में नहीं करेंगे, इसी तरह से करनी पड़ेगी। ये एंट्री परचेज में हो ही नहीं सकती क्या सर, जो परचेज रिटर्न वाली होती है? परचेज में माल खरीदने की एंट्री होती है, रिटर्न की कैसे होती है ना, रिटर्न की नहीं होती। रिटर्न परचेज में नहीं होगा, आप करके देख लेते, चलो इसको सेव किया, वापस परचेज में चलते हैं, ये एंट्री परचेज में करके देखते हैं, है ना। तो परचेज में अपन चेंज मोड किया और ये एडवांसर कर देते हैं, है ना। अब परचेज में तो क्या होगा, ऊपर पार्टी का नाम आ रहा है, परचेज रिटर्न का नाम ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना। ये क्रेडिट तो परचेज रिटर्न होना था ना, तो फिर पार्टी का नाम आ रहा है, परचेज नाम ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो एंट्री कैसे करेंगे, ये तो माल सेल्स रिटर्न भी है, फिर सेल्स रिटर्न भी जर्नल में ही होगी, फिर वो भी जर्नल में होगी। फिर परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, डेप्रिसिएशन की एंट्री है, ब्याज आदि की जमा करने की एंट्री होती है ना। ऐसी बहुत सारी एंट्री होती है, तो जर्नल में ही होती है, और कहीं हो ही नहीं सकती एंट्री, है ना। ठीक है,
तो ये एक एंट्री का मैंने एक सामान्य एक छोटा सा प्रकार आपको तरीका बता दिया है ना। नियम के आधार पे एंट्री करना, पहले जब मैंने नियम समझ लिए उसके बाद में एंट्री करने का प्रोसेस देखा। अब सामान्य स्कूल को डिफरेंस मैंने बता दिया आपको, उसमें डीआर ऊपर आता था, इसमें डीआर कहीं डीआर होगा कहीं सीआर होगा। इसका भी एक लॉजिक है जो उन लोगों के लिए जो अकाउंटिंग की समझ नहीं रखते हैं। एक सामान्य करे तो सामान्य टैली इन चीजों पे शोध करता है। एक सामान्य एक अनजान आदमी को बैठा हुआ एंट्री, इसकी एंट्री क्या कर सकता है ना। तो उसके आधार पे वो कैसे करता है, उसके आधार पे उनको शोध किया जाता है, तो उनको किया जाता है। अभी एक स्टूडेंट जुड़े तो हैं किंतु क्लास संपन्नता के टाइम पे जुड़े हैं, तो अभी आप चाहें तो आपको रिकॉर्डिंग दी जा सकती है अभी, तो अन्यथा तो दूसरी क्लास में आपको वापस ऐड किया जा सकता है। सर सुन रहे होंगे कि अभी वैसे 12 से 1 का टाइम अभी दिया हुआ था उस क्लास के हिसाब से, तो आप संपन्नता की ओर है, तो क्लास संपन्नता की ओर है, अभी आप जुड़े हैं, है ना। आप चाहें तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे, आप अपना ईमेल एड्रेस मेरे को भेज देना, या यूट्यूब का लिंक आपको मेल कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे। तो ये मैंने आपको बताया एंट्री करने का तरीका, नियमों के आधार पे नियम भी समझे, अकाउंटिंग का इतिहास भी अपन ने समझा, एक सामान्य अकाउंटिंग की क्या प्रक्रिया होती है शुरू से लेकर बैलेंस शीट तक की, इस प्रकार कुछ सामान्य जानकारी अपन ने प्राप्त की। इसमें कोई भी आपको लग रहा कोई कंफ्यूजन हो आपको तो पूछ सकते हो। नहीं सर, कोई डाउट तो नहीं है। हाँ, तो अब आपको क्या करना है, अपने अब आपको सीधी लैपटॉप आदि हैं